हमारी दुनिया संतुलन यानी एक तरह से बैलेंस पर आधारित है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे रोशनी के बिना अंधेरे का अस्तित्व नहीं, वैसे ही अच्छाई के बिना बुराई का भी कोई मायना नहीं। जब लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई दिव्य शक्ति है, तो उसी विश्वास के साथ ये भी मानते हैं कि जहां ईश्वर है वहीं पर शैतान का भी अस्तित्व है, क्योंकि जहां रचना होती है वहीं विनाश भी अपने पंख फैलाए होता है। अब तक की जितनी क्राइम की कहानियां मैं आपके लिए लेकर आई हूं, आज की कहानी उससे कुछ अलग है, क्योंकि ये वाकई कोई खतरनाक और अनसुलझा क्राइम था या फिर कोई दैवीय घटना। इसका सच आज तक नहीं पता चल सका है। एक ऐसी दैवीय घटना जो तब होती है और वहां होती है जहां देवताओं की दुनिया और इंसानों की दुनिया आपस में टकराती है। आज की ये कहानी जापान की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, जहां मैं आपको बताऊंगी कामीकाकुशी के बारे में, जिसके तहत माना जाता है कि इंसानों को कुछ देवता या दूत या फिर कभी कभी शैतान अपने साथ ले जाते हैं। क्या है ये पूरी कहानी और क्या है ये मिस्ट्री? चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 48 साल की नोरिको शिजुका के साथ, एक बेहतरीन माँ, पत्नी, बेटी और बहू। नोरिको एक हाउसवाइफ थी। अपने परिवार के साथ जापान के गुन्मा प्रीफेक्चर में रहती थी। प्रीफेक्चर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे देश में स्टेट्स होते हैं, कुछ उसी तरह जापान में प्रीफेक्चर होते हैं। तो उसी तरह गुन्मा एक प्रीफेक्चर है। गुन्मा जापान की राजधानी टोक्यो के काफी पास है। यहाँ काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे अजेलिया फील्ड्स, ओनसन्स और यहाँ कई सारे मठ मंदिर भी हैं। यानी साल भर ये शहर दुनिया भर और देश भर के टूरिस्ट से भरा रहता है। तो नोरिको अपने परिवार के साथ इसी शहर में रहा करती थी। नोरिको को कान से जुड़ी हुई एक बीमारी भी थी। उसे एक कान से काफी कम सुनाई देता था और इसीलिए वो उस कान में एक मशीन पहनती थी, जो आमतौर पर कम सुनने वाले लोग पहनते ही हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन नोरिको को इस कान की दिक्कत की ही वजह से कई बार घबराहट होती थी। अगर वो इस मशीन को कान में नहीं लगाती थी तो उसे चक्कर आना और घबराहट जैसी दिक्कत होने लगती थी। मैंने यहाँ पर नोरिको की बीमारी का जिक्र क्यों किया है, ये आपको अभी कहानी में थोड़ा आगे पता चलेगा। तो तारीख थी 3 मई 1998। नोरिको और उसका परिवार घूमने जाने का प्लान करता है। तय होता है कि पूरा परिवार एकागी मठ जाएगा। पूरा परिवार तैयार हुआ। नोरिको, उसका पति, उसके अंकल, नोरिको की बेटी और उसका नाती, यानी नोरिको की बेटी का बेटा। सभी लोग तैयार होते हैं और गाड़ी में बैठ ही रहे होते हैं कि जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। परिवार फिर भी आगे जाने का फैसला करता है, ये सोचकर कि कुछ देर में या थोड़ी आगे पे बारिश रुक जाएगी। उनके घर से एकागी मठ की दूरी ठीक ठाक थी, लेकिन पूरे रास्ते उस दिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे कि परिवार मंदिर के बाहर पहुंच गया। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी, तो परिवार ने तय किया कि नोरिको का पति और उसके अंकल मंदिर में दर्शन करके आएंगे और बाकी लोग गाड़ी में बैठकर इंतजार करेंगे। वजह साफ थी कि इतनी बारिश में छोटा बच्चा या फिर बूढ़े लोग बाहर नहीं जाएंगे, उनके बीमार होने का डर था। अब गाड़ी जहां पार्क की गई थी वो ठीक मंदिर के सामने की जगह थी। मुश्किल से 50 कदम पर मंदिर की सीढ़ियां शुरू हो रही थी और फिर अंदर जाने का रास्ता। दोनों आदमी मंदिर के लिए निकल गए। कुछ ही मिनटों बाद नोरिको को लगा कि क्योंकि परिवार मंदिर के सामने तक आ गया है, तो ऐसे में कम से कम उसे कुछ पैसे वहां दान या दक्षिणा के तौर पर देकर आने चाहिए। अब तक बारिश धीरे तो नहीं हुई थी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई थी। तो नोरिको ने अपने बैग से 101 येन निकाले। बता दूं कि जापान की जो करेंसी है वो येन है। तो नोरिको 101 येन लेकर गाड़ी से बाहर निकली और मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। नोरिको को मुश्किल से 5 मिनट का काम था, तो ऐसे में वो अपनी कान की उस मशीन को लेकर नहीं गई। गाड़ी में नोरिको की बेटी अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। तो नोरिको के गाड़ी से निकलने के कुछ सेकंड बाद उसकी बेटी मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते को देखती है। एक अजीब सी चीज उसे नजर आती है।
वो देखती है कि उसकी माँ मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी है, लेकिन वो मंदिर की नहीं बल्कि किसी और डायरेक्शन में देख रही है। न सिर्फ मंदिर के दूसरी तरफ देख रही है बल्कि एकदम बुत बनकर खड़ी है, बिल्कुल स्टैचू। इतने में अचानक नोरिको का बेटा जो है वो रोने लगता है। वो उसे चुप करा ही रही होती है और वापस मंदिर की तरफ कुछ सेकंड बाद देखती है कि इतने में नोरिको वहां से गायब हो जाती है। उसे लगता है कि माँ शायद मंदिर के अंदर चली गई होगी। कुछ देर बाद नोरिको का पति और उसके अंकल गाड़ी में लौटते हैं। बेटी बताती है कि माँ भी तो अंदर गई थी तो उन्हें मिली नहीं क्या। वो साफ इनकार कर देते हैं। फिर सब मिलकर नोरिको का इंतजार करने लगते हैं। सबको लगता है कि शायद नोरिको दान चढ़ाने के बाद यहाँ वहां कहीं चली गई होगी या किसी से बात कर रही होगी। हालांकि इतनी बारिश में उसका कहीं भी जाना कोई अजीब सी बात थी, लेकिन तब भी परिवार इंतजार करता है। आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा हो जाता है। परिवार खुद निकलकर नोरिको को ढूंढने की कोशिश करता है। मंदिर और आसपास की जगहों पर देखा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। बेटी भी बताती है कि उसने नोरिको को आखिरी बार मंदिर की सीढ़ियों पर देखा था और वो कहीं और ही देख रही थी। इसके बाद नोरिको को किसी ने भी नहीं देखा था। परिवार ने बिना वक्त गवाए पुलिस को इन्वॉल्व किया। पुलिस वाले आए और सबसे पूछताछ की। आसपास भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था। जांच पड़ताल शुरू की गई। करीब 20 लोगों ने नोरिको को उस दिन देखे जाने का दावा किया था। नोरिको ने कपड़े भी कुछ उसी तरीके से पहने थे और उसी रंग के पहने थे कि किसी का भी ध्यान उस पर चला ही जाता। उसने पिंक कलर की शर्ट पहनी थी, ब्लैक कलर की स्कर्ट और हाथ में एक रेड कलर की अम्ब्रेला यानी छतरी उसके पास थी। हालांकि जो 20 लोग थे जिन्होंने उसे देखे जाने का दावा किया था, लेकिन इन 20 के 20 लोगों से पुलिस कोई लीड नहीं निकाल पाई। कोई सुराग, किसी सबूत तक नहीं पहुंच पाई। आने वाले 10 दिन तक पुलिस ने मठ और उसके आसपास का एक एक कोना छान मारा। बाकायदा स्निफर डॉग्स लाए गए ताकि नोरिको की किसी स्मेल से ही वो कुछ पता लगा पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नोरिको कहीं नहीं मिली। मठ के आसपास बड़ी बड़ी पहाड़ियां थीं। उन पहाड़ियों में घने जंगल थे। हर एक जगह को अच्छे तरीके से कई कई बार देखा गया, लेकिन नोरिको का नामो निशान कहीं नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गई है। नोरिको कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन पुलिस ने जांच जारी रखी। इसके बाद एक अजीबोगरीब चीज परिवार के साथ शुरू हुई जो महीनों तक चलती रही। दरअसल नोरिको के घर वाले नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। जैसे ही ये कॉल्स पिक की जाती, यानी घर का कोई शख्स फोन उठाता, तो दूसरी तरफ से कभी कोई आवाज नहीं आती। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। परिवार ने पुलिस को इस बारे में बताया और साइलेंट कॉल्स के बारे में भी बताया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये कॉल्स दरअसल ओसाका शहर से आ रही थी, जो जापान के दूसरे कोने में पड़ता है। हालांकि जगह के अलावा कभी इन नंबर्स और इन कॉल्स के बारे में पता चल ही नहीं पाया। न ये पता चल पाया कि फोन के उस तरफ आखिर कौन था। नोरिको को गायब हुए साल होने वाला था। अब पुलिस के साथ साथ बाकी जनता भी इस केस में दिलचस्पी दिखाने लगी थी और इस केस में तमाम थ्योरीज सामने आने लगी। पहली थ्योरी तो ये थी कि हो सकता है कि नोरिको अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपना परिवार छोड़ दिया हो। लेकिन पता चलता है कि नोरिको को अपने परिवार से, अपनी बेटी से और अपने नाती से बहुत प्यार था। तो इस तरह अचानक तो नोरिको अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दूसरी थ्योरी थी कि नोरिको को किडनैप कर लिया गया हो, लेकिन इस थ्योरी के सपोर्ट में भी कुछ नहीं था। दरअसल नोरिको जब गायब हुई तो उस वक्त गोल्डन वीक चल रहा था। इस दौरान जापान में लोगों की छुट्टियां होती हैं और इस तरह की जगहों पर, यानी मठ मंदिरों में, टूरिस्ट स्पॉट्स पर काफी भीड़ होती है। हालांकि नोरिको जिस दिन गायब हुई उस दिन बारिश जरूर हो रही थी, लेकिन लोगों की भीड़ उस दिन भी ठीक ठाक थी। तो अगर किसी किडनैपर को उसे किडनैप करना होता तो वो इतनी भीड़ में उसे किडनैप करने का रिस्क भला क्यों लेगा? और अगर वो किडनैप करने में कामयाब भी रहा हो या ये कुछ लोगों का काम रहा हो, तो कभी फिरौती के लिए नोरिको के परिवार को फोन कैसे नहीं आया? किसी ने भी पैसे की डिमांड क्यों नहीं रखी? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तीसरी थ्योरी थी कि
क्या पता नोरिको को लूटने की कोशिश की गई हो और फिर नोरिको को मारकर फेंक दिया गया हो। लेकिन फिर वही फैक्ट कि लाश तो कभी मिली ही नहीं, ना ही मंदिर के आसपास और ना ही दूर दराज के किसी इलाके में। चौथी थ्योरी बड़ी डरावनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा लॉजिकल भी यही थी। इस थ्योरी में कल्प्रिट बनाया गया नोरिको की बीमारी को। दरअसल कान की जो बीमारी नोरिको को थी उसे कहते हैं मेनियर्स डिजीज। ये बीमारी सिर्फ कान से कम सुनाई देने वाली नहीं है, इसमें एक शख्स को चक्कर आते हैं, कान में उसे जोर जोर से आवाजें सुनाई देती हैं, सिर दर्द होता है, उल्टी सा आने को होता है और वो कई बार तो सही से चल भी नहीं पाता। कहा जाता है कि इस बीमारी में कई बार ये सब कुछ साथ में होता है और इंसान को अटैक पड़ जाता है। तो थ्योरी ये दी गई कि हो सकता है कि बारिश के कारण और अपनी मशीन ना पहनने के कारण उस दिन कुछ इसी तरह का अटैक नोरिको को पड़ा हो और फिर वो अपने आप को संभाल ना पाई हो। और इसी अटैक के कारण हो सकता है कि वो घने जंगलों में कहीं खो गई हो, पहाड़ी से गिर गई हो या फिर किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई हो। अब ये थ्योरी जितनी लॉजिकल है उतनी ही जल्दी जीरो भी हो जाती, क्योंकि ना तो नोरिको की लाश और ना ही उससे जुड़ा सामान कभी भी इन जंगलों में, इन पहाड़ियों में से मिल सका। पांचवी थ्योरी एक अमेरिकन साइकिक ने दी थी। दरअसल नोरिको का केस एक टीवी शो ने कवर किया था और इस शो पर एक साइकिक भी बुलाई गई थी। उस साइकिक ने दावा किया कि उस दिन नोरिको को किसी ने किडनैप कर लिया था, उसे कुछ दिन तक बंधक बनाए रखा गया, उसे मारा पीटा गया और कुछ दिन बाद उसे एकागी मंदिर के पास ही छोड़ दिया गया, यानी जहां से किडनैप किया गया था वहीं पर वापस छोड़ दिया गया। साइकिक ने दावा किया कि बहुत ही बुरी हालत में रही नोरिको एकागी के पीछे जंगलों में खो गई और फिर वहां खाई से नीचे गिर गई। लेकिन फिर वही घूम फिर कर बात कि लाश तो कभी मिली ही नहीं। अब छठी और आखिरी थ्योरी पर आते हैं, जो इस कहानी का क्रक्स है और जो सबसे खतरनाक थ्योरी है, कामी काकुशी। कामी काकुशी, जिसका आसान भाषा में मतलब है भगवान के द्वारा छिपाया गया। ये थ्योरी समझने के लिए आपका पहले ये जानना जरूरी है कि कामी काकुशी क्या है और जापानी कल्चर में इसे लेकर क्या लोक कथाएं हैं, क्या फोकलोर्स हैं। तो जापान की प्राचीन कथाओं में से एक है कामी काकुशी, जहां इंसान बिना कोई सुराग छोड़े मानो हवा में घुल जाता है। ये माना जाता है कि कुछ अदृश्य शक्तियां, हिडन पावर्स या आत्माएं उस इंसान को अपने साथ ले जाती हैं। इसे कोई आम तरह से गायब होना नहीं कहा जा सकता है। ये एक अलौकिक घटना मानी जाती है जहां देवताओं की दुनिया और इंसानों की दुनिया आपस में टकराती है। कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। लोग कहते हैं कि जिन लोगों को इस तरह से ले जाया जाता है उन्हें भगवान या आत्माओं की दुनिया में एक खास मकसद के लिए बुलाया जाता है। इस दुनिया से छीनकर उन लोगों को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां वो या तो किसी भी बहुत बड़े कारण के लिए चुने गए होते हैं या फिर वो किसी रहस्यमयी कारण से देवताओं की कड़ी निगरानी में होते हैं। कई बार तो ये भी माना जाता है कि सिर्फ देवता ही नहीं, कई बार तो कुछ शैतानी आत्माएं भी लोगों को अपनी दुनिया में ले जाती हैं। जापान में अब तक कामी काकुशी के जरिए गायब होने के कई केस सामने आ चुके हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो कामी काकुशी अक्सर ऐसे मामलों से जुड़ा होता है जहां लोग पहाड़ों, जंगलों या फिर समुद्र के आसपास से अचानक गायब हो जाते हैं और कई बार तो वापस भी नहीं लौटते। कहा जाता है कि पहाड़ों या जंगलों में रहने वाले दूत या देवी देवता ही इन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। इस कहानी में अभी एक और एंगल बाकी है। दरअसल कामी काकुशी के जरिए अब तक जितने लोग गायब हुए हैं उनमें छोटे लड़के या मर्द ही शामिल हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि कोई दैवीय शक्ति इन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। जी हाँ, कई दफे दरअसल ऐसा हुआ है और देखा गया है कि इस तरीके से गायब होने वाले लोग कई साल बाद वापस अपने घर लौट आए। न सिर्फ लौटे बल्कि बिल्कुल बदले हुए लौटे। उन्होंने वापस आने के बाद देवी देवताओं के साथ रहने की बातें बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें तरह तरह की जगहें देखी, उन्हें कितना कुछ नया सिखाया गया। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। कामी काकुशी के जरिए गायब हुए लोग जब कई साल बाद लौटे तो वाकई बहुत अलग तरीके का बर्ताव करते दिखे।
कोई बिल्कुल पागल हो जाता था तो कोई शख्स बिल्कुल 180 डिग्री में घूम जाता था, पूरा बदल जाता था। वो नई चीजें करता, नई बोली बोलता और नए तौर तरीके से लोगों के सामने रहता। साफ पता चलता कि ये वाकई जापान के अंदर नहीं बल्कि कहीं और ही, किसी और ही शहर या दुनिया में रहकर आया है। हालांकि कामी काकुशी को लेकर जितनी मान्यताएं हैं उतनी ही इसके अगेंस्ट भी बातें हैं। वैसे अगेंस्ट शब्द भी शायद यहाँ सही नहीं है। दरअसल कुछ लोग प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं और उनका मानना है कि कामी काकुशी जैसा कुछ भी नहीं होता। कोई दैवीय शक्ति इस तरह लोगों को अपने साथ नहीं ले जाती है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ लोगों की अपनी मान्यता है। ग्रीफ से लड़ने का, अपने दुख से लड़ने का अपना तरीका है। वो लोग कहते हैं कि जब कोई अपना गायब हो जाता है और लौट कर नहीं आता है, तब ये सोचने की जगह कि उसके साथ कुछ गलत हो गया होगा या फिर वो मारा गया होगा, लोग ये सोचना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो भगवान की शरण में चला गया होगा या फिर भगवान ने ही उसे छिपा दिया होगा, क्योंकि इस तरह से सोचने से उनके मन को शांति मिलती है। कोई नहीं चाहता है कि उनके किसी अपने के साथ कुछ बुरा हो और किसी भी तरह के दर्द से वो गुजरे। इसलिए लोगों ने ऐसा मानना शुरू कर दिया है कि अगर कोई गायब होता है और लौट कर नहीं आता है तो उसे देवता ही अपने साथ ले गए। अब अगर हम अपनी कहानी पर लौटें तो एक थ्योरी ये भी दी गई थी कि हो सकता है कि नोरिको को इसी तरह कोई दैवीय शक्ति अपने साथ ले गई हो, और नोरिको तो खुद मंदिर के सामने खड़ी थी। तो ऐसे में इस थ्योरी पर आधे से ज्यादा जापान बिलीव करता है। हालांकि कामी काकुशी के साथ साथ और किसी भी थ्योरी को कोई खास वजन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हर थ्योरी आकर नोरिको की लाश के या उससे जुड़ी चीजों के न मिलने पर आकर रुक जाती है। ऐसे बता दूं कि जापान पुलिस ने ये केस साल 2008 में बंद कर दिया था। उसके बाद साल 2012 में एक खबर आई जिससे लोगों के मन में उम्मीद जगी। दरअसल एकागी मंदिर के पीछे के घने जंगलों में एक इंसानी खोपड़ी मिली थी। नोरिको के परिवार को लगा कि शायद अब उन्हें एक क्लोजर मिल जाएगा, लेकिन पता चला कि ये खोपड़ी किसी 20-25 साल की लड़की की थी। आज नोरिको को गायब हुए 26 साल बीत चुके हैं, लेकिन 3 मई 1998 की सुबह मंदिर के ठीक बाहर से नोरिको शिजुका कहाँ गायब हो गई, इसका आज तक कोई पता नहीं चल सका है। आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर नोरिको को उस दिन ऐसा क्या दिखा था कि वो मंदिर की दूसरी डायरेक्शन में देखने लगी थी और बुत बनकर वहां खड़ी हो गई थी। खैर, आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि वाकई जापानी कल्चर में जो ये मान्यता है कामी काकुशी, क्या इसी के जरिए वाकई कोई दैवीय शक्ति अपने साथ नोरिको को ले गई हो, या कोई क्राइम नोरिको के साथ हुआ था जिसे छिपाने में जो क्रिमिनल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कामयाब रहा? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।